अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज का कुछ वायरल कंटेंट और उन पर सोशल मीडिया का तज्जिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्लॉग शुरू करने से पहले और अपने गेस्ट का इंट्रो करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा जो ये जो डेली का व्लॉग है इसको मैं मूव ऑन करने लगा हूँ अपने पर्सनल अकाउंट के ऊपर। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो पे। लास्ट टू व्लॉग्स में मैंने इसका जिक्र किया था तो तकरीबन 852 लोग उसको सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो लेट्स मेक इट 1000 टुडे। इंशाल्लाह उससे ज़्यादा ही हो जाएंगे। बहरहाल मैं आपका इंट्रोडक्शन करवा दूं। हमारे गेस्ट हैं वसीम एजाज साहब, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं और 15 साल से ज़ायद उनका जो पॉलिटिक्स के ऊपर तज्जिया है, उनका भी टाइम हमारी तरह सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर ही गुजरता है। वेलकम टू द शो वसीम साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू अदील। आपने इतना बड़ा मेरे से टाइटल लगा दिए हैं, मैं सीरियसली वो डिजर्व नहीं करता। ना ही मुझे, ना मैं इतना एक्सपर्ट हूँ, लेकिन थैंक यू सो मच। नहीं नहीं यार, आप बहुत टाइम स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया पर। आपका बहुत आपकी जो इंसाइट होती है बड़ी वैल्यूएबल होती है। अच्छा यार, सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं सोहेल बड़ाइच का जो इशू चल रहा है पिछले कई दिनों से। और वो जो फिज़ा साहिबा हैं जो अदाकारा हैं, उन्होंने उनके हवाले से बात की थी कि वो उनका उनको अगर वो सहाफ़ी ना होते तो वो किसी हाँ। वाशरूम में सफाई कर रहे होते। उनका कहने का जो मतलब था ना वो ये था कि वो जिस अदाकारा के पास उनका इंटरव्यू करने जाते हैं, कभी उनके स्विमिंग पूल में घुसे हुए होते हैं, कभी वॉशरूम में घुसे हुए होते हैं और ऐसे गंदे किस्म के सवालात कर रहे होते हैं। तो एग्जैक्टली। हमारे पाकिस्तान में जो सहाफ़त का मेयार है वो यही है कि इस किस्म के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के टॉप जर्नलिस्ट हैं। और हम्म। ये पिछले 2-3 सालों में एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त ये हुई है कि सारे इदारे जो है वो एक्सपोज हो गए हैं। और फिर उसके बाद ये जो अपने आप को जमहूरियत के चैंपियन कहते हैं ये एग्जैक्टली। लोग कितनी बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। यानी कि आप ये देखें, ये सारा दिन बैठकर जो है ना, यू नो हमारी जो मिलिट्री है उसकी 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 जो हुकूमत इस वक्त चल रही है उसको सपोर्ट के अंदर दलाइल दे रहे होते हैं बैठकर, राइट? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आप इसके बारे में कुछ कमेंट्स करना चाहें? मेरे पास इनके काफ़ी सारे क्लिप्स हैं और मैं इनकी जो है ना, जो कि आज ऑब्वियसली आज सारा दिन वायरल रहे हैं इनके क्लिप्स। तो मैं चाह हम्म। रहा हूँ कि हमने उनको सारों को इकट्ठा करके इनके कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह भी हैं वो भी हम अपने नाजरीन के सामने रखेंगे। आप अगर कुछ कोई कमेंट है आप बता दें, नहीं तो हम इसको आगे लेके चलते हैं। यार यार अदील, मैं इन लोगों को ना यानी काफी टाइम से पढ़ता रहा। पहले इन लोगों के कॉलम्स पढ़ना, सोहेल बड़ाई साहब हो गए और दीगर बहुत सारे लोग जिन्होंने बाद में फिर आपका टीवी चैनल्स को ज्वाइन किया और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है डिजिटल मीडिया भी आ गया। तो इनका ना बड़ा एक यानी कि हमारे पे रोब होता था कि यार ये देखिए कितना पढ़ा लिखा आदमी है, यार ये क्या बात कर रहा है। हर बंदे की यानी इनके कॉलम पढ़ के हम लोग बड़ा सीखा करते थे। हम्म। लेकिन इवेंचुअली जैसे जैसे ये लोग खुद टीवी चैनल्स पे आए और फिर उसके बाद वहां पे भी इनकी हरकतें, लेकिन उसके बाद डिजिटल मीडिया पे तो ये बिल्कुल ही ज्यादा एक्सपोज आके हो गए ना। हम्म। तो वो जो इनका आरोप था, जो इनके इनके हमारे दिलों में कदर थी, वो सब की सब गवा दी। अब सोहेल हम्म। बड़ाई साहब ने यानी कि जो काम स्टार्ट किया वो पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए यानी कि थोड़ा सा उसके हवाले से कभी हमने देखा नहीं था कि इस तरह पाकिस्तान की सोसाइटी में इस तरह होता हो कि हम्म। आप कभी किसी एक्ट्रेस के बेडरूम में घुस गए हैं, कभी आप किसी एक्ट्रेस के स्विमिंग पूल में घुस गए हैं, हम्म। कभी जो है आप उनको कुछ और इस तरह की उनकी जुबानी बातें कर रहे हैं। तो हम्म। ये बड़ा ऑकवर्ड था और जाहिर सी बात है पाकिस्तान की फैमिलीज भी ये सारा कुछ देखा करती थी और ये था। हम्म। लेकिन उसके बाद जो एक और चीज के ये जो जमहूरियत के चैंपियन बना करते थे और जिस तरह अब इन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और उनके आके किया, तो वो तो हमें साफ लग गया कि यार जमहूरियत तो कहीं करीब तरीन भी इनके भी नहीं थी। ये तो इनका मकसद हाँ, सिर्फ और सिर्फ जाती मफाद था। चाहे बिल्कुल। वो खानदान इनको दे दे, चाहे जरदारी खानदान दे दें। अब देखे ना, अभी भी कोई इनका एक चल रहा था कि पता नहीं जरदारी खानदान ने इनको कोई काफी बड़ा जो है बंगला वगैरह गिफ्ट किया है। सोशल मीडिया की अच्छा। खबरें, मैं इसके बारे में ऑथेंटिक मुझे मेरे पास खबर नहीं है। हम्म। लेकिन हम्म। वो कुछ कि जी इनके पहले कहीं ससुर के अपने घर में रहते थे और अब जो है इनको कोई बड़ा जरदारी साहब ने बड़ा घर बना के दिया है। तो ये अपनी हम्म। जाती मफाद के गुलाम है, ये कहीं कभी भी जमहूरियत के चैंपियंस, और ये बस नाम के ये साथ जो भी निकले। अगला जो क्लिप है ना, ये जो आपने बात की है ना जरदारी साहब के हवाले से और नवाज शरीफ के हवाले से, आप इनकी जो है सुहेल वड़ाइच साहब की हिस्ट्री उठा के देख लें। ये आपको कभी भी जो भी हम्म। करप्शन कर रहा है ना पाकिस्तान में उसके खिलाफ बात करते हुए कभी भी नजर नजर नहीं आएंगे। ठीक है? हाँ हाँ, सही। बात किसके खिलाफ करते हुए नजर आएंगे? वो एक बंदा जिसके ऊपर कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है। हम्म। यानी कि अब आप देखें ना, खान साहब 3 साल गवर्नमेंट करके गए हैं
आप ऐसे मुझे ही। बता दें कि इन्होंने कौन से केसेस किए हैं उनके ऊपर, कोई एक केस बता देना। मतलब जो थे सब झूठे साबित हुए ना झूठे आज तक, साबित हुए ना, वरना उसके बाद फिर पूरे ना आपको याद साबित होगा होते कि, तो। याद हम्म। होगा कि इन्होंने जो खान साहब की वाइफ है बुशरा बीबी, उनके साथ पिंकी पीरनी उनके नाम रख के जो है इन्होंने जो बिल्कुल। प्रोपेगेंडा किया कि इन्होंने पंजाब में तो पता नहीं करप्शन कितनी की। हाँ। करप्शन की है और क्या कुछ किया है। हाँ। लेकिन उनके ऊपर ऐसे। केस क्या किया है, हाँ। वो जो उनकी, तोशा खाना, और ये हाँ, अलकादिर केस, अलकादिर और तोशा अल खाना ही है ना कादिर उनके। का केस है, और दूसरा वो दूसरे वाला क्या केस है उनकी शादी के हवाले से। नहीं, तोशा खाना भी है ना, तीन भी है ना, तोशा खाना में भी उनके ऊपर कुछ डाला हुआ है। हाँ एक उनके निकाह वाला हो गया, एक अलकादिर हो गया, और एक जो है तोशा खाना टू जो है। हाँ, तो ये केसेस हैं, अब वो उन केसेस को भी नहीं आगे चलने दे रहे हैं, ठीक है जी। मतलब कुछ है नहीं ना, अगर कुछ इनके पास होता कि साबित करने के काबिल होता तो ये डेफिनेटली इसको चलने देते। हम्म। तो अभी नहीं पता है कि हायर कोर्ट्स में जाके मजीद एक्सपोज हो जाएंगे। इवेंचुअली इनको खान को रिहा करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पाकिस्तान की या कहीं की भी कोई कोर्ट जो हम्म। है वो इस तरह के यानी कि फैसले दे सकती है। राइट, अच्छा, इसको आगे लेके चलते हैं वसीम, सोहेल वड़ाई साहब की बात को। अब मुझे याद है कि बहुत अच्छे तरीके से याद है, जब खान साहब हम्म। का वो 2013 का इलेक्शन होता था, हो रहा था ना, तो मुझे इनकी स्टेटमेंट याद है जो कि बार बार आके टीवी के ऊपर देते होते थे कि खान हम्म। अपनी जो मियाँ वाली सीट भी जीत जाए तो बड़ी बात है, और ये ऐसे हैं, ये है वो है। अच्छा जी, अब हुआ क्या कि हम्म। अब जलसे जो होते थे, हम्म। 2013 के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही। मैसिव जलसे होते थे खान के। नून लीग के हम्म। जलसों में कोई बंदा ही नहीं नजर आता होता था, यानी बिल्कुल कि कोई सही है। लॉजिकल सेंस नहीं बनती थी, जो विजुअल्स हमें नजर आ रहे होते थे, ठीक है। हम्म। हम्म। तो ये इनका एक पुराना जो है स्टेटमेंट वायरल है, कहते हैं तहरीके इंसाफ का शहरी वोटर क्या करेगा, इस बारे में इदारे अभी किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचे। ये इस लेटेस्ट इलेक्शन जो हुआ था 8 फरवरी वाला, नहीं पहुंचे। अच्छा। बहुत सौ का ख्याल है कि खौफ और नाउमीदी की वजह से वोटरों की बड़ी तादाद घरों से नहीं निकलेगी। यानी कि ये जब इन्होंने कोई 2 नंबर काम करना होता है ना हमारी ऐसे। मिलिट्री के लिए, तो ये उसके लिए बयानियां बनाने में ये सबसे आगे आगे होते हैं। अच्छा, बहरहाल, हम्म। तो मैं जो बात करना चाह रहा था ना वो ये थी कि इनको, इन्होंने ये जो बात कही है फिजा साहिबा ने, इसके हम्म। हवाले से जो है इनको बड़ा तप चढ़ गई है, ठीक है। अब अब इनको कोई काउंटर नहीं करता था ना, ये फिजा साहिबा मेन स्ट्रीम मीडिया में लाइव शो के ऊपर बैठ के उन्होंने उनको काउंटर कर दिया, तो इनको बड़ी तकलीफ पहुंच रही है, ठीक है। अब हम्म। ये इनका एक पुराना क्लिप है, कुछ ज्यादा पुराना नहीं है, इमरान खान के हवाले से, ठीक है। इमरान हम्म। खान को क्या नाम बुलाते होते थे, जरा हम्म। सुनिए, और ये मैं जो हूं ना उनका भी आप कमेंट सुनिएगा, इरशाद भट्टी साहब का। मौका आया कह देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, तो ये अदब है डोंकी राजा इमरान खान को ਉਹ कहना। ਯਾਰ ये कोई मतलब मैं खोता बना देता है ਤੁਸੀਂ एक खोता समझ के ले आए हो। क्या लिखा और था? ये डोंकी राजा एक फिल्म का नाम है वो फिल्म किस जिसका पे बनी थी, पता किस पे बनी थी? मुझे नहीं पता, अच्छा। लेकिन डोंकी राजा में जिस तरह डोंकी राजा बिहेव करता है उससे तशबीह दी है। तो ये बिहेव डोंकी राजा की तरह कर रहे थे जी इमरान खान, जी जी तो इसलिए आपने इन्हें डोंकी राजा कहा। जी, फिल्म की तरह। अच्छा, यानी कि डोंकी राजा इसलिए कहा है कि जो हमारे, जिनको खुदा बना के बिठाया हुआ है ना पाकिस्तान में, उनके हम्म। आगे खान साहब ने सजदा नहीं किया, ऐसे इस ही। वजह से इन्होंने डोंकी राजा बना दिया उनको। हाँ, वो ये डोंकी राजा एक उस वक्त ना बड़ी फिल्म मशहूर हुई थी, इन्होंने एक कार्टून फिल्म बनाई थी जियो वालों ने, आई गेस। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद ये इन्होंने उस वक्त और मेरे ये ख्याल में खान को ही उसके ऊपर बार बार टीवी की वो अपने चैनल के ऊपर जियो वाले जो है ना उसके तशबीह देते ये होते अब थे देखे बार ना, बार। ये अपने वक्त के वजीर आजम को डोंकी राजा कह दें, कुछ कह दें, तो इन्हें कोई कहने वाला नहीं है, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। हम्म। लेकिन अगर कोई इनको पलट के जवाब दे दे तो ये इसको बड़ा बुरा मना जाते हैं, और उसके ऊपर फिर ये सुनिए वसीम, पब्लिक। आगे सुनिए जरा, इनको फिनिश करते हैं क्लिप को। माशाल्लाह। अच्छा, पीटीआई नहीं ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਪੀਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। जिस तरह पहले पीर नहीं सी, हूं वो भी बहुत, उनकी इज्जत मुंतखब होने की वजह से है, उन पर तनकीद भी इसी वजह से है। लेकिन मैंने जो आपकी नजर में सबसे बुरी तनकीद करता हूं मुंतखब लुटेरों पर, मैंने आज तक किसी को डोंकी राजा नहीं कहा। आप भी कह देंगे, शायद मुझे आप पता नहीं उससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा शायद मैं देते इतना बात नहीं, आप कितना उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं जितना आपने नुकसान पहुंचाया सियासत को, पाकिस्तान में किसी ने नहीं पहुंचाया। सर, जमहूरियत को जितना आपने नुकसान पहुंचाया किसी ने नहीं पहुंचाया। सर थैंक यू, बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह सर। आपने आमरीयत को फायदा दिया। इमरान खान को डोंकी राजा कहना। अच्छा, अब ये इसका एंड में एक और बात कहते हैं भट्टी साहब, वो कहते हैं कि यार
आप मुझे बताएं कि उसी वो जो हमने शुरू में बात की थी ना कि यार आपने कभी नवाज शरीफ को या जरदारी को तो कभी इस तरह के हाँ। नाम से मुखातिब किया है, तो ये इमरान खान के ऊपर ही सिर्फ क्यों आता है? अच्छा, अब आपने हम्म, सुन लिया इनका, इनकी नाराज़गी भी जी, आपने सुन ली है। आगे मैं बिल्कुल। आपको इनका एक और स्टेटमेंट मैं आपको सुनाता हूँ। कहते हैं माशरों को सोशल मीडिया नहीं चलाता, फलसफी और दानिश्वर चलाते हैं। यानी कि उनका मतलब है मेरे जैसे। सोशल मीडिया की कोई औकात नहीं है, सोशल मीडिया जो बकवास करता रहता है ना, मुझे क्रिटिसाइज करता है, हम जैसे लोग अगर चलाते इन हैं। जैसे हाँ, अगर इन हम जैसे फलसफे है तो इसीलिए पाकिस्तान का ये हाल है। हम जैसे फलसफी दानेश्वर चलाते हैं, ठीक है जी। अब मैं फलसफी और दानेश्वर की हरकतें आपको दिखाता हूँ चंद क्लिप्स के जरिए। ये देखिएगा जरा। अच्छा लगा मुझे। आपकी टांग पर नजर आने वाला टैटू असली है या फिर आरजी? एक्चुअली मेरी एक दोस्त थी, तो वो करवा रही थी और मुझे कहती पहले तुम करवाओ। मैं कह नहीं नहीं, देखते देखते मैंने भी बनवा लिया। तकलीफ तो बहुत हुई होगी। जी, जब मैंने ये टैटू करवाया था बहुत तकलीफ हुई थी। अब आपने सुने ये जो ये जोमानी गुफ्तगू करते हैं हर वक्त, यानी कि डबल मीनिंग होता है जिस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। तकलीफ अच्छा। तो बहुत हुई होगी। अच्छा अदील, मैं आपसे एक क्वेश्चन है, आप मतलब वहाँ कनाडा में रहते हैं, कभी आपने वेस्ट की सोसाइटी में भी इस तरह का कोई देखा है कि कोई बंदा किसी के बेडरूम में घुस जाए और वहां ब्रो, जाके। दिस इज कंसिडर्ड डिस्कस्टिंग। जो हाँ यहाँ के हाँ स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है ना, यार एक आपकी एक पर्सनल लाइफ होती है, ठीक है, हाँ, वो आपकी हाँ जो पब्लिक लाइफ से सेपरेट होती है। और आप हाँ पर्सनल लाइफ में अपने, बहुत सारे लोग करते भी होंगे राइट, इस तरह की हाँ चीजें करते होंगे, लेकिन इस तरीके से कोई प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट इस हाँ, तरह की हरकत करेगा तो लोग पीपल विल क्रिटिसाइज हिम ऑब्वियसली। और मैंने इस तरह की हरकतें करते हुए किसी को भी नहीं देखा। अच्छा, फिर उसके बाद बिल्कुल। एक और क्लिप है, ठीक है जी। हम्म ये हम्म, एक और अदाकारा हैं, मुझे अब इनका नाम नहीं पता क्या है, लेकिन ये स्टेज की अदाकारा है, ठीक है जी। सही। अब ओके। इनके ऊपर इनके घर जाते हैं, हम्म ठीक है, घर जाके फिर उनके वॉशरूम में घुस जाते हैं सीधे। और वॉशरूम में घुसने के बाद ऑब्वियसली वो, अब इन्होंने जियो नेशनल टीवी के ऊपर चलाना था, तो वो हम्म शावर इनका बस चलता तो इन्होंने शावर भी दिलवाना था इनको वहां पर, ठीक है। अब हाँ। ये हम किसकी बात करें? मैं लोगों को बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ कि फिलोसफर और दानिश्वर, दानिश्वर अपने आप को जो लोग कहते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, वो शावर दिलाया हुआ है ना, वो जो स्विमिंग पूल शावर ही था ना, एक तरह का शावर ही है ना कि आप स्विमिंग पूल में। आप किस किस के बाथरूम में जाते हैं? उनका जदीद वाशरूम बहुत ही कुशादा और काबिले दीद है। चिकोजी के गर्म पानी से अपने पांव सहलाए। पाकिस्तान में मशहूर है जितना बड़ा बाथरूम उतनी बड़ी एक्ट्रेस। शायद इसीलिए एक्ट्रेसों में बाथरूम को बड़ा से बड़ा करने की दौड़ लगी हुई है। एक बंदे के लिए ये बाथरूम बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है जी, ये हमारे दानिश्वर साहब का लेवल है। अब एक इनका जो ये मेरे ख्याल में परसों का बयान है ये वाला, लेट्स सी कब का हम्म है ये, बिल्कुल परसों का बयान है ये, जिसमें हम्म कहते हैं नून लीग को फौज की जितनी सियासी मदद करनी चाहिए थी वो उतनी मदद नहीं कर रहे हैं, हम्म सोहेल वड़ाई साहब कहते हैं। फिर आगे से कामरान शाह साहब कहते हैं फिर ये हुकूमत में क्यों हैं ये तो मुझे भी नहीं पता। इन लोगों में जाकर फौज के हक में कोई बयानिया नहीं, इन्होंने लोगों में जाकर फौज के हक में कोई बयानिया नहीं बनाया। अच्छा। तो अब यानी कि अब आप देख लें कि फौज ने इस कौम के साथ क्या किया है। हम्म और फिर उसके बाद आप देख लें, ये उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि भाई नून लीग, शहबाज शरीफ की तो ये औकात है ना, बिल्कुल लेटे हुए वो, हाँ, हाँ। राइट। अच्छा, मुझे लग रहा था ये उसकी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं कि अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू उन्होंने फौज की हेल्प नहीं की, कि नून लीग की हुकूमत की या उसकी इतनी परफॉर्मेंस बुरी है। लेकिन वो आपने जब पूरा उसका सेंटेंस कंप्लीट किया तो तब आइडिया हुआ, अच्छा हाँ, ये वो कह रहे हैं कि फौज सोशल के हक में मीडिया। वो कहते हैं कि तुमने बयानिया नहीं बनाया। नहीं नहीं, वो तो आप देखें जो नून लीग के पूरा सोशल मीडिया है वो भी वहां पे रोज मतलब गालम गलोच भी कर रहा होता है। हम्म और बल्कि उन्होंने कई ऐसे अकाउंट भी बनाए हुए हैं, बजाय लगता है कि फौजी अकाउंट है लेकिन वो हम्म भी हम्म गलोच सीधे होते हैं। अच्छा वसीम, आगे चलते हैं। मैं थोड़ा सा ना बजट के हवाले से भी बात करना चाह रहा था आज।
बजट के हवाले से जो स्टैटिस्टिक्स हैं, मैंने थोड़ी सी ना आज ना चैट जीपीटी के ऊपर बैठकर मैं ना थोड़े से स्टैटिस्टिक्स निकाला था और उनको ऑर्गेनाइज कर रहा था। ठीक है। पाकिस्तान में जो स्कूलों की हालत है ना, तालीम की हालत, वो ये है कि 23% स्कूलों में बिजली नहीं है। पूरे हम्म। पाकिस्तान की बात कर रहा हम्म। हूँ। 22% स्कूलों में टॉयलेट नहीं है। बाईस हाँ। फीसद 25 ऐसे। फीसद स्कूलों में पानी का पानी नहीं, पीने का पानी नहीं है। और फिर उसके बाद 25% स्कूलों की चार दीवारी तक नहीं है। हम्म। इसके बावजूद, इन सब को देखने के बावजूद, हमारी जो तालीम का बजट है वो 20% उसको कम कर दिया गया है। 20% कम कर देगी। और बिल्कुल। दूसरी जानिब वो 20% जो तालीम, यानी कि बिल्कुल मेरे ख्याल में जो हमारे हालात हैं उसकी लिटरेसी रेट के साथ भी उसका बड़ा लिंक है हम्म। कि जी लोग ताकि अपने हकूक़ के लिए आवाज़ ना उठा सकें। तो इन्होंने इस वजह से और इसको कम कर दिया है, और जो हमारी फौजी हैं उनका 21% बजट बढ़ा दिया गया है। हम्म। ठीक है, वो उसके बाद अगर, अब जी आप सॉरी, चाहते हैं कि इंडिया के जहाज भी गिरे और फिर बजट भी ना इंक्रीज हो, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। उसके हवाले से भी खाकान अब्बासी साहब ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की। लेट मी प्ले दैट क्लिप फॉर यू, लेट्स लेट्स वॉच दिस अच्छा, मैं टुगेदर। मैं अदील एक पॉइंट से मैं ऐड करना चाहता हूँ कि मैं एक स्टैटिस्टिक्स देख रहा था कि पहले हम आज से कुछ ऐसे पहले तक अपनी तालीम के ऊपर अपने जीडीपी का 2% करते थे, खर्च करते होते थे। वो कम होके 1% पे आया और इस दफा जो है वो 0.8% पे चला गया। तो आप खुद देखें, जिस मुल्क के ऊपर आप 0.8% अपनी टोटल यानी कि जो बजट का आप खर्च करेंगे, तो आप उसमें पे फिर क्या चाहते हैं, फिर वो कैसी कौम निकलेगी, फिर उस कौम ने बाहर निकलेगी क्या करना है। यार फिर निकले नहीं निकलेगी ना फिर। जैसे हम्म। अब आप हम यानी कि अब आप देख लें कि 45% हम पावर्टी लाइन से नीचे हैं, जो कि इसका मतलब है 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते हैं आप। नहीं। और हम्म। फिर उसमें 16% लोग ऐसे हैं जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर हैं। पीने का पानी नहीं है उनके पास, सर के ऊपर छत नहीं है, इतनी बुरी हालत है। बहरहाल इसी बात को हम आगे लेके चलते हैं। इनका मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था, खाकान अब्बासी साहब का ये क्लिप आज जो है ना सर्कुलेट कर रहा था सोशल मीडिया पे। सही। लेकिन मेरा एक सवाल है, मैं कई दफा कर चुका हूँ। 72 जहाज थे उस तरफ। 72 में हर एक में कम से कम 2 एयर टू एयर मिसाइल लगे हुए थे, हमेशा होते हैं, सारे फाइटर थे। वो एक हमारा जहाज पर भी फायर नहीं कर सके। नहीं कर सकते इसकी क्या बात? क्योंकि वो जैम हो गए थे ना, इलेक्ट्रॉनिकली जैम। देखिए, 72 जहाजों को 4 मुख्तलिफ जगह में जैम करना आसान काम नहीं है। तो हमारे पास कुछ सलाहियत है ना, कुछ हमने किया ना। कुछ तो है उनके जिसकी जहाज गिर गए, पर्दादारी उनके है। जहाज गिर आप गए। कह रहे हैं वो सीक्रेट बता दें? नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें नहीं पता कि उन दिनों में क्या हुआ है, किसने फैसले किए, क्या फैसले किए। हुकूमत ने फैसला कर दिया, उन्होंने फील्ड मार्शल को ओहदा दे दिया और एक्सटेंशन कर दी एयर चीफ की। बस ठीक है, ये फैसला है। आपके तारीख, इन चीज़ों को तारीख पे छोड़ देना चाहिए। वसीम, आपका क्या तबसरा है इसके ऊपर? यानी कि ये तो इम्प्लाई कर रहे हैं ना कि ये सारा कुछ ड्रामा खेला गया है। लेकिन वो जो जैमिंग वाली बात की है ना मतीउल्लाह जान साहब ने, जी। वो ऑब्वियसली उसमें चाइना की इन्वॉल्वमेंट थी। कहते हैं कि एग्जैक्ट। जिस तरीके से ऑब्वियसली टैक्टिकल हमें असिस्टेंस प्रोवाइड की गई, और उसके बाद ये टेक्निकल चीज़ों को भी जो है वो चाइना ऑब्वियसली उसने देखा है सारा। तो बहरहाल ये लेकिन कुछ और इम्प्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारा कुछ मिली भगत से हुआ है। मैं वही सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट्स वगैरह भी देख रहा था, वहां पे भी लोग जो है ना वो बातें कर रहे थे कि ये ड्रामा था और ये था वो था। लेकिन देखिए, मेरा इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कभी भी जो है ना आपका कोई भी मुल्क जो हो, अगर स्पेशली आपका दुश्मन मुल्क हो और उसके 5 जहाज वो आपसे मिली भगत करके कभी नहीं गिरवाएगा, ठीक है। हम्म। ये एक बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है, इसको थोड़ा सा मतलब मेरे ख्याल में समझने की जरूरत है कि वर्ल्ड वार 2 के बाद मेरे ख्याल में कभी, या 65 की जंगें वगैरह हुई उसके बाद, कभी आपको इतनी बड़ी तादाद में जहाज गिरते आपने नहीं देखे, ना कभी इतनी बड़ी एयर बैटल हुई कभी। हम्म। ठीक है, तो ये ड्रामा नहीं हो सकता। अब हम्म। पाकिस्तान के पास क्या एक्सपर्टीज थी, किस तरह उन्होंने गिराए, वो गिरे हैं, तब भी इंडिया पूरी दुनिया में इतना एम्बेरस यार हुआ। मेरे जो मैं ख्याल है, पाकिस्तान वासी के ना मतलब एग्जैक्ट मुझे वो समझ नहीं आई कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। और ये मतलब बेसिकली लोगों के दिमागों के अंदर शक डालने की कोशिश करें। लेकिन मेरा जो इसके हाँ। ऊपर जो है ना, मेरा क्विकली मैं आपको इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू दे देता हूँ जो मैंने रिसर्च करके इंडिपेंडेंट एनालिस्ट को जो मैंने उनके इस हवाले जंग के हवाले से जो पढ़ा है, हम्म। उसमें ये था कि इंडिया को ऑब्वियसली चाइना की जो मिलिट्री माइट है ना उसके बारे में किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि वो हर चीज़ जो है ना उनका सिस्टम क्लोज्ड है। किसी को भी नहीं हम्म। पता है कि वो उनका जो टॉप जहाज़ है क्या अमेरिका के टॉप जहाज़ के साथ उसका मुकाबला कर सकता है या नहीं। अब जो ऐसे ही पाकिस्तान को उन्होंने जो जहाज़ दिए हुए हैं वो टॉप जहाज़ों में नहीं आते हैं वो उनके, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन
उसकी कैपेबिलिटी का आप अंदाज़ा इस वजह से कर सकते हैं कि वो राफेल के मुकाबले में था, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई, ठीक है। अब जो उनके जो सिस्टम को जैम करने का बात थी वो भी काफ़ी हद तक दुरुस्त है, उसके बारे में भी मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो चाइना इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार ये बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं अब पाकिस्तानी, ठीक है। बहुत देर से देख रहे थे ना कि तमाशा तो चल रहा था, यानी कि जो पाकिस्तान में हमारी इकॉनमी को तबाह कर दिया है, और और मिलिट्री के खिलाफ इतनी ज़्यादा हेट आपको ऑब्वियसली नज़र आती है सारे सोशल मीडिया के ऊपर। तो उन्हें इन चीज़ों का अंदाज़ा था, और वो जो उन्होंने जो पॉइंट्स बताए थे ना इंडिया ने कि हमने यहाँ पे अटैक किए हैं, वो बिल्कुल ठीक थे। उनका प्लानिंग यही थी कि हमने यहाँ पे जाके इनको हिट करना है। और ऑब्वियसली आपको पता है कि जेडी वैंस जंग से पहले इंडिया के अंदर बैठा हुआ था, और वो प्रो इंडियन स्टेटमेंट्स दे रहा था, वो ओके कर रहा था कि हाँ ये इनका मामला है, ये रिजॉल्व करेंगे इसको, राइट। तो मेरे ख्याल में इंडिया एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि चाइना इस तरीके से जंप इन करेगा और पाकिस्तान की मदद करेगा। इंडिया की एक सैटेलाइट है, चाइना की 35 सैटेलाइट ऊपर घूम रही हैं, और यानी कि बेसिकली इंडिया का मुकाबला चाइना के साथ हो रहा था वहाँ पर डायरेक्टली, राइट। तो वो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान की जो फेस सेविंग हुई है वो चाइना की वजह से हुई है, और इंडिया को भी इस बात की समझ आ गई है कि हम अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे, चाइना के पास मौका होगा अपनी कैपेबिलिटीज दिखाने का, ठीक है ना। यानी कि वो राफेल, यानी कि उसके स्टॉक नीचे गिरना स्टार्ट हो गए थे, तो पूरी दुनिया ने देख भी लिया है कि चाइना मिलिटरीली कहाँ पे स्टैंड करता है। क्योंकि इस वक्त वहाँ पे अमेरिका में ये भी बातें बहुत ज़्यादा हो रही है कि अब हम जो है ना इनका मुकाबला नहीं कर सकते हम, यानी कि उनकी उसके पास टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा है, हर तरह की आप देख लें, किसी भी चीज़ में अमेरिका उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा है। तो अमेरिकन समझते हैं कि यार हम सुपर पावर हैं, और वो थोड़े से डेस्परेट भी हुए हुए इस हवाले से कि किसी तरीके से जो है ना चाइना को नीचे गिराया जाए, और उसको चाइना को नीचे गिराने का तरीका यही है कि उनको मिलिटरली हिट किया जाए, उनको नुकसान पहुंचाया जाए, इसी इसी तरीके से वो नीचे गिरेंगे। अदरवाइज वो इतने स्टेबल और इतने स्ट्रांग हैं इस वक्त, अगर उनको ना रोका गया तो देल सरपास देम इवेंचुअली एंड क्विकली। अच्छा, वो जो आप जेडी वैंस की बात कर रहे थे ना, ये आप दूसरे के भी आप देखिएगा कि जो दूसरी मगरबी ताकतें भी थी ना, उनका भी रवैया उस वक्त तक यही था कि ठीक है, इंडिया ने अगर अपना स्कोर सेटल करना है तो वो कर ले। शायद दुनिया भी उस तरह एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि पाकिस्तान क्या तैयारी करके बैठा हुआ है, या पाकिस्तान के क्या आगे अज़ाइम है। तो मैं इसके हवाले से एक मुझे मैं जानता हूँ वाकया भी कह लें, या थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मुझे है कि जब बालाकोट हुआ था तब भी यही हालात थे। पाकिस्तान दुनिया को अप्रोच कर रहा था कि इन्होंने हमारे ऊपर फजाई हमला किया है, तो दुनिया कह रही थी, इवन कि चाइना भी उस वक्त कह रहा था कि बस ठीक है, आप दहशतगर्दी को रोकें वगैरह वगैरह। शाह महमूद कुरैशी का कोई फोन सुनने को उस वक्त तैयार नहीं था। लेकिन जिस दिन पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और वहां पे उनके ना सिर्फ यानी कि इंडियन टेरिटरी में बम फेंक के आए, बल्कि उनका वो अभिनंदन को भी गिरा लिया, तो फौरन ही जो है ना सारी दुनिया की ताकतें एकदम आके इधर बैठ गई, क्योंकि उनका आइडिया हो गया अच्छा यार पाकिस्तान भी कोई चीज है। तो ये एक दुनिया की डायनामिक्स भी है कि पावर टॉक्स टू पावर। तो अब उन्हें पता लग गया कि हाँ यार, पाकिस्तान वाकई इतना कैपेबल है कि वो इंडिया को हेड ऑन ले सकता है, चाहे वो जितने दिन भी हो, हफ्ता हो 10 दिन हो, तो इतनी उसके अंदर नहीं नहीं, कैपेबिलिटी। वो काफी देर तक उनको, यानी कि ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है उनकी इंडिया की मिलिट्री माइट तो बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई दो राय बहुत वाली बात बहुत नहीं है, राइट। लेकिन आई थिंक कि उनको इस बात का अंदाजा हो गया कि अगर हम पाकिस्तान से जंग करेंगे ना, चाइना की जो इन्वॉल्वमेंट जब होगी तो वो हमें इतना नुकसान पहुंचा देंगे कि हमारी इकॉनमी तबाह हो सकती है। इस चीज़ की उन्हें समझ आ गई है, क्योंकि जो अमेरिका है ना, हम्म। उसने इंडिया को चाइना के सामने रखा हुआ है, यानी कि उनकी ऐसे। प्रॉक्सी के तौर पर इंडिया सामने है, और वो और चाइना इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है, तो इस वजह से वो समझता है कि हम पाकिस्तान के थ्रू, वो डायरेक्टली किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं, आपने नोट किया होगा ना, वो किसी गवर्नमेंट गिराने में इन्वॉल्व होते हैं ना, वो कहीं पर जाकर जंगे करते हैं। अगर वो कहीं पर जाते हैं तो वो ब्रिजेस और पुल बना रहे होते हैं। आप सारे अफ्रीका में जाके देख लें, आपने देखा होगा कि बहुत सारी उसके ऊपर भी डॉक्यूमेंट्रीज घूम रही हैं। और लेकिन अमेरिका अगर कहीं पे जाता है तो वो जंग करता है, तबाहकारी करता है, और फिर उनकी जो एसेट्स और उनकी जो रिसोर्सेज हैं उनको स्टील कर लेता है। जैसे अब वो इराक में गया था, सारा पेट्रोल उन्होंने वहां से उनका स्टील कर लिया है, राइट। तो अब वो, और फिर आपने देखा होगा कि अमेरिका जो है ना, चाइना का जो फेस डिस्प्ले करता था पूरी दुनिया के सामने कि ये अथॉरिटेरियन है, ये डिक्टेटर हैं, ये फलाना है ढमकाना है, हम ह्यूमन राइट्स के चैंपियन हैं। ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस ने इस सदी में जितनी कत्लो गारत की है किसी ने भी नहीं की है, राइट। ऐसे ही। अच्छा, तो अब लेकिन ये सारी चीजें, अब सोशल मीडिया का दौर है, इंफॉर्मेशन का दौर है, ये सारी चीजें लोगों के सामने खुलकर सामने आ गई। इवन
वेस्ट में अमेरिकन्स जो हैं वो चाइना को अच्छी निगाह से देखना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपना वो, क्योंकि वो कोई गलत काम कर ही नहीं रहे हैं अपना उनका खास जो तौर पर जो ट्रम्प ने भी ब्लंडर मारा था, टैरिफ वाला। जो देखे ना, ट्रम्प जैसे लीडर का अमेरिका के अंदर ऊपर आना ना, हाँ क्योंकि देखें जब बड़ी बड़ी एम्पायर्स का डिक्लाइन होता है ना, तो वो इसी तरीके से होता है कि इडियट हाँ, किस्म के आपके जो लीडरशिप ऊपर आ जाती है। ठीक है। ऐसे ही। और इनके सिस्टम में हमें इतने फ्लॉज नजर आ रहे हैं, हम्म कि जी आपने पैसे लगाए हैं तो आप ऊपर पहुंच गए हैं। हाँ, हम्म। ये जैसे इलॉन मस्क ने या $300 वो मिलियन दिए थे इसको, और दूसरा जो हेट हेट स्पीच करके आप दूसरों को अ, यानी कि कमतर दिखा के, आप हम्म। वाइट जो क्या उसे नस्ल प्रस्ती कहते हैं, जो सफेद क्या कहते हैं उस यार हाँ उसको, हाँ हाँ हाँ, तो ये तो यही करते उस हैं। पे बिल्कुल इनकी आते हैं। आप हाँ। अगर इनकी हिस्ट्री देखें ना अमेरिकन्स की, उसको क्लोजली उसको देखें, तो पूरी दुनिया में इन्होंने इसी तरीके से किया है। नियो कलोनियलिज्म का आपने वर्ड सुना होगा। हम्म कलोनियलिज्म होता है कि जिस तरीके से गोरे पहले आके कब्जे करके मुल्कों के ऊपर बैठ जाते थे, नियो कलोनियलिज्म का मतलब है कि जी अब वो खुद नहीं आते हैं, ना वहां पर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां पर एक अपना पपेट बिठा देते हैं, एक फौजी को बिठा देते हैं ऊपर, और जी उसको कहते हैं कि बस तुम रन करो, बाकी तुमने जो कुछ खाना पीना जो मर्जी करो। आप देखें मिडल ईस्ट के अंदर जहां पर हम्म भी उनको वहां पर अमेरिकन पपेट नजर आएंगे ना आपको, आप उनके हम्म। अकाउंट्स चेक कर लें, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने इकट्ठे किए हुए, क्योंकि उनको नहीं वो कुछ कहते हैं, एज लॉन्ग दे आर कंट्रोलिंग देयर पीपल। ऐसे ही है। अच्छा, आगे आगे लेके चलते हैं वसीम। हमारा ऑब्वियसली ये गपशप हमारी दो बंदों का जो है ना व्लॉग करने का ये नुकसान है कि चीज़ें इधर से उधर चली जाती हैं। ऐसे बहरहाल ही। जो है मैंने अभी आपके सामने रखी थी कि पूरे पाकिस्तान में स्कूलों की क्या हालत है, यानी कि हम्म 23%, 22%, 25%, और 25% स्कूलों किसी की चार दीवारी नहीं है, टॉयलेट नहीं है। अब अब आप देख लें, इनकी सिंध के अंदर हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, वहां पर क्या सूरत हाल है। हम्म सिंध के 69% सरकारी स्कूल बिजली से महरूम हैं, 43% में टॉयलेट नहीं है, 42% में पानी का पीने का मैसर नहीं है, 39% की चार दीवारी नहीं है। ठीक है। ये इनको कितना अरसा हो गया है सिंध में 20 साल, हुकूमत करते हुए? 20 साल कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट होने वाले हैं, 2007 में ये लोग आए थे। कंटिन्यूअसली हाँ। कंटिन्यूअसली। और ये स्कूलों, यानी कि ये क्यों प्रोवाइड करेंगे बिजली को, बिजली क्यों देंगे उनको लोगों को? हम्म क्योंकि अदरवाइज अगर आपको किसी भी पढ़े लिखे इंसान से पूछें कि यार ये इस बंदे को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम्म। राइट, इसको वही सपोर्ट कर सकता है कि जो कि जिन जिन लोगों को इन्होंने वडेरों के जरिए उधर से रूरल सिंध के अंदर कंट्रोल किया हुआ है। ऐसे ही। तो या तो बहरहाल एक और फिर जो है बजट के अंदर एक और जो चीज़ नज़र आई है ना, वो ये है कि इन्होंने जहाँ से पैसा निचोड़ सकते थे निचोड़ निचोड़ लिया इन्होंने। अब हम्म इनको इन अब वहाँ से सारे खून निचोड़ने के बाद अब इनका टारगेट है जो लोग पाकिस्तान के अंदर काम नहीं करते हैं, हम्म जो इनकी हुकूमत के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, जो हम्म अपने घरों में बैठकर अपनी एबिलिटीज की बेस पर बाहर से बाहर वालों को सर्विस देते हैं और वहां से बाहर का पैसा उठा के पाकिस्तान के अंदर लेके आते हैं। एग्जैक्टली। उनको रिवॉर्ड करने के बजाय उनके ऊपर भी इन्होंने 18% टैक्स लगा दिया है। ऐसे ही कोई है। पूरी दुनिया में नहीं होता है ये। हम्म। कितना इसी वजह से अब पाकिस्तान में क्यों रहेंगे फिर वो लोग? ऐसे ही है। पाकिस्तान में रहने का यही एडवांटेज था ना कि चलो यार हमारे कब चलो कुछ नहीं मिलता है तो हम कोई एटलीस्ट टैक्सेस से तो हमारे बच जाते हैं। अब मैं अपने वो एक दोस्त है उधर पाकिस्तान में, उसका हम्म। क्या कहते हैं, ये इसका ये वेबसाइट्स वगैरह का काम करता है, सर्विस प्रोवाइड सही। करता है, उसके ठीक ठाक एम्प्लॉयज़ हैं। तो वो सारा बिजनेस बाहर से लेके आता है, वो अमेरिका से, सऊदीया से, मिडल ईस्ट से, हर जगह से उसके उसके क्लाइंट्स हैं। हम्म। तो वो अब वो मुझे कहता है कि ये यार आप देखिएगा कि ये जितने फ्रीलांसर्स हैं, ये पाकिस्तान से बाहर जो है ना, इन्होंने शिफ्ट होना शुरू कर देना है। जिस तरह ये यानी कि इन्होंने देखे हर फील्ड पे एक एक करके चुनी और उसके ऊपर टैक्सेस लगाते गए। अब इन्हें जो चीज़ नई नजर आती है, जहाँ पे टैक्स कम होता है वहां बढ़ा देते हैं। हम्म आपको आपने शायद एक तो ये आपने बताई ना, जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके अलावा जो ऑनलाइन क्या कहते हैं शॉपिंग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, दराज, टेमू और इस तरह की दूसरी वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर भी 18% जीएसटी टैक्स लगा हम्म दिया है। अब वही जो ना। भी बंदा, चाहे वो कोई भी यानी कि दराज से कोई चीज परचेज करेगा, वो यानी कि एक कॉस्ट तो वो होगी जो वेबसाइट पे नजर आ रही होगी, और मेरे ख्याल में 18% उसको अलग से वो कोरियर वाले को देना पड़ेगा, ताकि वो जो है उसके अंदर भी उसकी कॉस्ट वो इंक्लूड होके आपको एक हम्म चीज 3-4 गुना ज्यादा महंगी पड़ेगी उससे हम्म पहले से। हम्म मैं वही बात कर रहा हूँ। तो वो लड़का जो है वो लाखों डॉलर्स लेके आता था साल का पाकिस्तान के अंदर,
तो अब हम्म। वो कहता है कि मेरे पास तो रीज़न ही कोई नहीं बची मैं यहाँ पे काम करूँ, क्योंकि आप अच्छा। मिडल ईस्ट में चले जाएं वहाँ पे ज़ीरो टैक्सेस हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो वो अपना सारा का सारा बिजनेस उठा के उधर लेके जा रहा है। हम्म। ठीक है, वो कहता है कि मैं यहाँ पे पाकिस्तान में रहूंगा, मैं पाकिस्तान में ही। इंटरेस्टिंग बिल्कुल। बात आप सुने, अच्छा। पैसा सारे दूसरे मुल्कों के अंदर जाएगा, इधर अपना सिर्फ वो खर्चा भेजेंगे जो कि उनको अपने घर का खर्चा चाहिए, अपने बच्चों का खर्चा चाहिए। कितना बड़ा नुकसान है ये। यानी कि कोई लॉन्ग टर्म इनकी कोई प्लानिंग नहीं है, कोई सोच नहीं है। हम लोग एक एक अरब को इसी तरह मांग मांग के कभी आईएमएफ से मांगते हैं, कभी किसी से मांगते हैं, और लोग जो खुद पर यानी कमा के पाकिस्तान लाना चाहते हैं उनको हम डिस्करेज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अब आप ये देखें कि जो लोगों की स्पेंडिंग पावर है वो 58% कम हो चुकी है, और तनख्वाहें वगैरह बढ़ नहीं रही हैं। अनबिलीवेबल पाकिस्तान में जो है। पहली दफा जो थी आपकी मवेशी मंडी थी वो क्रैश कर गई। पता है आपको आखिरी दिन जो है किस तरह एकदम से कीमतें कम करनी पड़ी हैं, और उसके बावजूद 30 से 40% जो आपका जानवर है वो वापस गया है, किसान वापस ले गया, वो बिका ही नहीं है, क्योंकि लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो कुर्बानी के लिए जानवर खरीद सकें। पाकिस्तान में कोई आपको जो है ना मौलवी ऐसा नहीं नजर आएगा जो हाँ। कि उनका क्रिएट करदा ना हो। उसकी वजह पता है क्या है? हम्म। इस वक्त मुसलमानों का सबसे बड़ा इशू क्या है? हम्म। सबसे बड़ा इशू जो है वो फलस्तीन गजा में जो इस वक्त जेनोसाइड हो रहा है, वो सबसे बड़ा इशू है ना। मुझे बताएं बिल्कुल। कि कौन सा मौलवी जो कि आप आशिक रसूल और पता नहीं क्या क्या बने फिरते हैं, जो वहां पर वो निकर वाली लड़की जो है उनके हकूक के लिए अपनी जान हथेली के रखे ऊपर वहां पर वो हाँ। पहुंची हुई है। हाँ। हमारे हाँ। मौलवियों को अभी तक वो नहीं हुई है। वो नहीं ग्रेटा ये, थनबर्ग की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी जी, मुझे आइडिया है, बिल्कुल आइडिया। हाँ, तो हमारे मौलवी साहिबान की कोई वो जो चाबी वाले खिलौने जो है ना, उनका नाम बिल्कुल 100% दुरुस्त रखा हुआ है, लेकिन उनमें अच्छे भी हैं। अब यानी कि मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं, जी जी एटलीस्ट वो उन्होंने थोड़ा बहुत स्टैंड लिया, लेकिन अब उनके ऊपर और बहुत ज़्यादा ही प्रेशर उन्होंने डाल दिया है। इसीलिए मुश्किलात में आ गए वो भी बिल्कुल, यानी कि सारी जिंदगी उन्होंने अपनी तबलीग के लिए अपना टाइम वक्फ किया, जिंदगी वक्फ की, और अब आखिर में जो है ना उनके मुश्किलात इसी वजह से खड़ी हो गई। क्या एग्जैक्टली क्या किया उनके साथ उन्होंने? यार मेरे ख्याल में तबलीगी जमात के अंदर से मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं नहीं पढ़ा, उसके अंदर से एक तरह से रिवोल्ट है और उनको साइड लाइन किया जा रहा है। हाँ, तो वो और वो रिवोल्ट, अगर अंदर से रिवोल्ट कौन करेगा? वो जाहिर सी बात है ये वो रिवोल्ट जिनके करवाया हो गया रहे है हैं। चाबी वाले जी खिलौनों जी। से, वो तो हमें सबको अंदाजा है। तो हाँ। ऑब्वियसली इसके ऊपर बहुत सारे लोग रिपोर्ट कर रहे थे हम्म। कि ये इनको साइडलाइन किया जा रहा है। लेकिन जब हम लोगों ने उनको कांटेक्ट किया है, हम्म। तारिक जमील साहब को, राइट, उन्होंने उसकी नफ़ी की है। जी जी। उन्होंने उन्होंने कहा कि इससे जो है लड़ाई, ऑब्वियसली उनका कहने का मतलब यही था कि फर्दर फैलेगी। तो उन्होंने कहा हम्म। कि यार ये इंटरनल मामला है, चुप हो जाए बस, इसको जाने दें जो भी है। जी। अच्छा जी, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये हम्म। कमेंट आया है। जनरल जी। माइकल कोरेला की आज की ये स्टेटमेंट है। कहते हैं काबुल एयरपोर्ट पर हमले के मुलजिम की गिरफ्तारी पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुझे फोन करके कहा, हमने इसे पकड़ लिया है और हम्म। अमेरिका के हवाले करने को तैयार हैं। प्लीज हम्म। सदर ट्रंप और सेक्रेटरी दिफा को बता दें। हम्म। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये उस वक्त की बात है जब ट्रंप इंतजामिया की जानिब से बार बार कहा जा रहा था कि हम्म। इमरान खान को रिलीज किया जाए। याद है आपको ये बात? जी जी, ये ट्रम्प के जब उन्होंने हलफ लिया था उसके कुछ टाइम के बाद उन्होंने अपनी पहली स्पीच की थी, उसमें उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था। तो ये जो एक ट्रॉफी थी ना, ये पाकिस्तान ने उस वक्त के लिए संभाल के रखी हुई थी, हम्म। क्योंकि इन्हें ऑब्वियसली पता था कि जो पाकिस्तानी लॉबी है वहां पे काफी टाइम से वो लगी हुई है, और वो सोशल मीडिया के ऊपर भी बड़ा कर रहे थे कि बस ट्रम्प आएगा और हम खान को रिहा करा लेंगे वगैरह वगैरह। हम्म। तो जाहिर सी बात है इस्टेब्लिशमेंट ने भी अपने काउंटर जो है वो मैयस तैयार करके रखे हुए थे, और उन्होंने इसको आपको देखिए हिस्टोरिकली, अब देखें पाकिस्तान आर्मी और यूएस आर्मी जो है ना उनके बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, इनके जनरल जनरल जो होते हैं इनके आपस के भी रिलेशंस बड़े अच्छे होते हैं। हम्म। तो ये जो तारीफ है ये उस तनाजुर में ब्रो, भी आप देखें इनकी उन्होंने। इनकी रिलेशनशिप तो हमें उस वक्त समझ आ गई थी ना जब डोनाल्ड लू ने हाँ, ऑर्डर लगाया था। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि उस ऑर्डर के अंदर जो हकारत थी हाँ हाँ। वो पूरे पाकिस्तान ने देखी कि किस हम्म। तरीके से जो है ना हमें हकीर समझ के, यानी कि हम्म। 25 करोड़ जो लोग रहते हैं उनकी औकात क्या थी उनके सामने, हम्म। यू नो देखिए वो एक। जो अकारत थी उसके पीछे भी बाजवा साहब की पूरी एक लॉबी थी ना, जिस तरह उन्होंने खान के खिलाफ पूरा ग्राउंड तैयार किया था कि हम्म। सब कुछ जो आपके खिलाफ कर रहा है वो इमरान खान कर रहा है, मैं तो आपके सामने लेटने को या वो तैयार हूं मैं।
तो वो इस वजह से वो हकारत थी, उसे पता था मेरे साथ बड़े मेरे साथ हैं, तो इसलिए मैं कोई भी आर्टिकल करूंगा वो वहां पे पूरा होगा। चलें वसीम, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हम इसको रैप अप करते हैं, आज का व्लॉग बड़ा लंबा हो गया, आपसे चैट करके बड़ा एंजॉय किया। इंशाल्लाह लेट्स डू दिस अगेन अनदर टाइम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।